गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कल हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, क्या होता है, उसका प्रोसेस कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। आप लोगों ने नोट्स भी इसके बनाए। आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है जिसके विदिन एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। अब पूछेंगे आप लोग ये फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से, किस हिसाब से हमने अपने बांट रखा है, ठीक है, कैसे हमने पोस्ट डिज़ाइन कर रखे हैं, किस तरीके से हमारा काम हो रहा है, कितने लोग कितने किसके अंडर में आ रहे हैं, कैसा रिलेशन है एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय से, ठीक है, मैनेजर के साथ हमारा रिलेशन क्या है, ठीक है, हमारा सुपीरियर कौन है, हमारा सबॉर्डिनेट कौन है। तो एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंडर में पूरी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। समझिएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंडर में पूरी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। तो आप लोग जो डेफिनेशन लिखनी है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, यहाँ से लिख सकते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। यानी कि एक ये फ्रेमवर्क होता है जिस फ्रेमवर्क के अंडर में मैनेजमेंट और जो भी काम हो रहा है वो सारे काम को किया जाता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस हिसाब से काम हो रहा है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप या तो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, फंक्शन के हिसाब से, या तो प्रोडक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। चलिए अब आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। अब आइए चलिए जानते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट वर्किंग अंडर अ सुपीरियर। यानी कि एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबॉर्डिनेट वर्क कर रहे हैं, यही होता है आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये देखिए आपकी डेफिनेशन दे रखी है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। यानी एक सुपीरियर कितने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है, ये आपका कहलाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि देखिए, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे कितने लोग हैं, उनके अंडर में कितने लोग हैं, तो इस हिसाब से एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को एक शेप मिलता है। शेप कैसे मिलता है, यहाँ पे आपका देखिए एग्जांपल दे रखा है, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में कौन कौन आता है, पर्सनल, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग। अब देखिए पर्सनल्स के अंडर में भी लोग आते होंगे, मार्केटिंग के अंदर में भी लोग आते होंगे। तो यही है कि एक मैनेजर कितने लोगों को मैनेज कर रहा है, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग अंडर अ, नंबर ऑफ मेंबर्स वर्किंग अंडर अ मैनेजर, ठीक है। अब आइए चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली आपका दो तरीके का होता है, एक होता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सेकंड आपका होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आज इस वीडियो में हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पूरा कवर करेंगे। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन, जब ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम फंक्शन के हिसाब से हम बांट देते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम हम फंक्शंस के हिसाब से बांटते हैं, वो आपका कहलाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। यानी कि काम के बेसिस पे, वर्क के बेसिस पे, यानी कि मार्केटिंग हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, ये सारे जब हम फंक्शन के हिसाब से, मतलब कि काम क्या हो रहा है, काम के हिसाब से जब हम बांटते हैं तो वो फंक्शनल में आता है। और जब हम प्रोडक्ट के हिसाब से बांटते हैं, याद रखिएगा, प्रोडक्ट के हिसाब से डिविजनल स्ट्रक्चर, हम प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का सेपरेट डिवीजन बनाते हैं। और फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के हिसाब से बांट देते हैं, फंक्शन के हिसाब से बांटने का मतलब क्या होता है कि क्या काम हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है, उस हिसाब से जब हम ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हैं तो आपका ये फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। देखिए, इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड and departments are created on the basis of specific functions to be performed. For example, the job related production are grouped under production department, sales departments, etc etc। तो यानी कि
फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है कि जब आपके सिमिलर नेचर के सारे फंक्शन एक डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए, यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम एक डिपार्टमेंट में हो रहा है, सेल से रिलेटेड सारा काम एक डिपार्टमेंट में हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारा काम एक डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के हिसाब से बटा होता है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए सूटेबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका कहाँ कहाँ सूटेबल होता है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग ऑन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि जब एक ही तरीके, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रोडक्ट होता है, जब प्रोडक्ट कई सारे ना हो, एक ही प्रोडक्ट हो, उससे रिलेटेड सारे फंक्शंस एक हमें परफॉर्म करने हो। ठीक है, यानी कि जो कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाती है, वहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल होता है। सेकंड देखिए, ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, यानी कि जिसको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए, यानी कि प्लानिंग वाले को प्लानिंग में एकदम परफेक्ट हो, मतलब वो एकदम परफेक्ट हो, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में एकदम परफेक्ट हो, सेल्स वाला सेल्स में एकदम परफेक्ट हो। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तब आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है? सूटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इसका एडवांटेज देखिए क्या क्या होता है। स्पेशलाइजेशन होता है, क्यों? क्योंकि हम एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल्स वाला सेल्स से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड केवल फंक्शन परफॉर्म करना। तो जब आदमी एक ही तरीके का काम करता है तो उसमें स्पेशलाइजेशन आती है। सेकंड देखिए, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि हमें एक ही डिपार्टमेंट में रहना है कि नहीं? हमें केवल फंक्शनल वाले को फंक्शनल वाले से केवल मतलब है, सेल्स वाले को केवल सेल्स वाले से मतलब है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा लोगों से इसमें हमें मतलब इंटरेक्शन नहीं करना होता, और जितने लोगों से इंटरेक्शन करना है वो हम सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखिए, ऑल द पर्सन वर्किंग विद इन अ डिपार्टमेंट आर स्पेशलिस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जॉब, इट मेक कोऑर्डिनेशन ईजियर एट डिपार्टमेंट लेवल, यानी कि जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने फंक्शन में स्पेशलिस्ट हैं, तो जिससे कि आपका कोऑर्डिनेशन आसानी से बन जाता है। थर्ड देखिए, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी कि मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। कैसे मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है? क्योंकि देखिए, मैनेजर जो एक डिपार्टमेंट का होता है उसको सेम ही फंक्शन को बार बार ऑब्जर्व करना होता है, तो उस फंक्शन से रिलेटेड अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसको पता होता है, क्या सही, ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, तो इससे मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है और कॉस्ट कम होता है। अगर हम सारे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे तो हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। हम केवल सारे मतलब एक फंक्शन, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे फंक्शंस को हम एक ही डिपार्टमेंट में मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे फंक्शंस को हम एक ही डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। जैसे प्लानिंग वाला केवल प्लानिंग करेगा, है कि नहीं, चाहे वो एक प्रोडक्ट का हो चाहे वो कई सारे प्रोडक्ट का हो, समझिएगा। तो इससे कॉस्ट आपका कम पड़ता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं मतलब प्लानिंग वाला अपना काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाला अपना काम कर रहा है, सेल्स वाला अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पे काम दोहराया नहीं जाता, तो इससे कॉस्ट कम लगती है। अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते, हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते, तो क्या होता, सब काम कई बार, एक ही काम कई बार किया जाता है। प्लानिंग एक प्रोडक्ट के लिए पहले प्लानिंग हो रही है, फिर दूसरे प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग हो रही है, तो इससे खर्चा आपका ज़्यादा पड़ जाता है। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका नुकसान क्या क्या होता है। सबसे पहले जो इसका नुकसान होता है, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही, क्यों ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का आपका इग्नोरेंस हो रहा है? क्योंकि देखिए हर कोई अपने डिपार्टमेंट पे ही केवल ध्यान देता है, दूसरे डिपार्टमेंट पे ध्यान नहीं देता। सेकंड देखिए, डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल सही, क्यों इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं रहता? क्योंकि हमें दूसरे डिपार्टमेंट से मतलब ही नहीं रहता, हम केवल अपने डिपार्टमेंट पे ही ध्यान देते हैं। और तीसरा देखिए, हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट बिकॉज ईच एम्प्लॉय स्पेशलाइज ओनली इन स्मॉल पार्ट ऑफ द होल जॉब, यानी बिल्कुल सही, कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता। एक एम्प्लॉय को केवल अपना ही काम आता है, अगर उसको कोई और काम आप दे देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो आने वाले टाइम पे प्रमोशन और इसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी ले ऑफ करना हो कंपनी को, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। चलिए ये आप नोट्स बना लीजिएगा। तो आपको नोट्स में क्या क्या बनाना है, सबसे पहला देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, उसकी सूटेबिलिटी, एडवांटेज और
डिसएडवांटेजेस, और आप नोट्स बना के अपना ये मुझे सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को ना समझ में आ रहा हो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए।